नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग आधुनिक काल के चैप्टर 6 पर नई कविता साठोत्तरी काव्य गद्य काव्य पे बात कर रहे थे। तो चलिए आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम, सीता, रावण और विभीषण। तो राम के संशय की बात की गई है, संशय की एक रात में, जो नरेश मेहता का है। ये लिखा कब गया है? तो 1962 में लिखा गया है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। तो नरेश मेहता का संशय की एक रात 1962 ईस्वी में राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता का यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है, जो 4 सर्गों में विभाजित है। ये याद रखिएगा, संशय की एक रात कितने सर्गों में है? तो 4 सर्गों में है। पूछा गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। यहाँ पे सर्ग के नाम दिए गए हैं, उनको याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सर्ग नहीं है या इनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 4 सर्ग में है सांझ का विस्तार और बालू तट, फिर है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, तीसरा है मध्यरात्रि की मंत्रणा और निर्णय, चौथा है संदिग्ध मन का संकल्प और बसेरा। इसे मतलब क्रम वाइज याद करिएगा। पहला है कि सांझ का विस्तार और बालू तट, दूसरा है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, तीसरा है मध्यरात्रि की मंत्रणा और निर्णय, चौथा है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। ये 4 सर्गों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त जो है नरेश मेहता ने महाप्रस्थान, इम्पोर्टेंट है, प्रवाद पर्व और शबरी नामक प्रबंधात्मक काव्य कृतियों की रचना की है। तो महाप्रस्थान कैसी कृति है? प्रबंधात्मक काव्य है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य और उत्सव आदि इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। किसकी? नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है। तो यहाँ पे बताना है मंगलेश डबराल की रचना। ए है आवाज भी एक जगह है, बी है भूखंड तप रहा है, सी है बोधि वृक्ष, डी है जलते हुए वन का वसंत। तो मंगलेश डबराल की कृति में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आवाज भी एक जगह है, ये मंगलेश डबराल की है ना। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था 1948 को टिहरी गढ़वाल में, तथा निधन 2020 को हुआ था। ठीक है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, इनके 5 काव्य संग्रह हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन गद्य संग्रह तथा एक बार आयोबा यात्रा व्रत इनकी प्रमुख रचना है। गद्य संग्रह में लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन और यात्रा व्रत इनका मंगलेश डबराल का है एक बार आयोबा। भूखंड तप रहा चंद्रकांत देवताले की रचना है। जलते हुए वन का वचन दुष्यंत की रचना है। और बोधि वृक्ष काव्य कृति किसकी है? गंगा प्रसाद विमल की है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में थे। अगला क्वेश्चन है कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, किसकी रचना है? तो ये है बीरेन डंगवाल की या मंगलेश डबराल की या लीलाधर जंगोड़ी की या फिर गंगा प्रसाद विमल की। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये रचनाकार इनके हैं लीलाधर जंगोड़ी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं लीलाधर जंगोड़ी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1 जुलाई 1940 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं।
अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए इन्हों 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 में व्यास सम्मान से लीलाधर जंगूड़ी को सम्मानित किया गया। तो लीलाधर जंगूड़ी को व्यास और साहित्य मिल चुका है, इसलिए इनकी सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, है ना। तो सारी रचनाएं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। सुसंगत करना है यहाँ पे। एक तरफ है राइटर लेखक है, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। ऋतुराज है, रामदेव आचार्य हैं, हरीश भदानी है, नंद चतुर्वेदी हैं। तो इधर है यह समय मामूली नहीं, रोटी नाम सत्य है, एक मरण धर्म और अन्न, चौथा है कि रेगिस्तान से महासागर तक। एक इनकी है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि ऋतुराज का एक मरणा धर्म और अन्य। ऋतुराज का हो जाएगा एक मरणा धर्म। रामदेव आचार्य का क्या हो जाएगा? रेगिस्तान तक महासमर तक। एक सेकंड देख लेते हैं कि हाँ, हरीश भदानी का है रोटी नाम सत्य है, हरीश भदानी का हो जाएगा। और नंद चतुर्वेदी का यह समय मामूली नहीं है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सब नए लग रहे हैं तो इनको याद रखिएगा, है ना। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो ऋतुराज का क्या है? एक मरणा धर्म अन्य, रामदेव आचार्य रेगिस्तान से महासागर तक, हरीश भदानी रोटी नाम सत्य है, नंद चतुर्वेदी क्या है? ये समय मामूली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कविता दिया गया है और कवि दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इस यात्रा में अपनी केवल धार तो अरुण कमल की है। तो यहाँ पे बा का हो जाएगा थर्ड, है ना। बा का थर्ड चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो ऐसे आसानी से हम लोग मिला सकते हैं। बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए मिला लेते हैं। इस यात्रा में लीलाधर जंगूड़ी का हो जाएगा। क्या बात है। अपनी केवल धार अरुण कमल का है। दुनिया रोज बनती है किसका है? आलोक धनवा। और हवाएं चुप नहीं रहती, ये वेणुगोपाल का कहना है कि हवाएं चुप नहीं रहती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? यहाँ नहीं है अशोक वाजपेयी की, यानी कि 3 है ना। तो एक पतंग अनंत में, समय देवता है, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। कौन सी अशोक वाजपेयी की नहीं है रचना? तो समय देवता जो है अशोक वाजपेयी की नहीं है। किसकी है समय देवता? नरेश मेहता अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। यह नरेश मेहता की लंबी कविता है समय देवता। जबकि एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही, ये अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता के मेरा समर्पित एकांत में 1962 ईस्वी के द्वितीय खंड में संकलित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि समय देवता नामक लंबी कविता है, नरेश मेहता की है। किसमें संकलित है? मेरा समर्पित एकांत, जो कि 1962 में लिखा गया है, उसके दूसरे खंड में संकलित है। इतना याद रखिएगा। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सवा और अरण्या। ये रचनाएं नरेश मेहता की हैं। फिर आते हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की
प्रमुख रचनाओं में एक पतंग, अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि नई कविता की 3 प्रवृत्तियां आपको यहीं पे मिल जाएंगी, है ना। तो कौन सी नहीं है उस पर फोकस करिएगा। पहला है जीवन के प्रति आस्था, दूसरा है कि अनुभूत की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, तीसरा है जीवन मूल्यों का पुनरीक्षण, चौथा है व्यक्त चित्रण और ये चेतना के दायरे में। तो यही नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि ये प्रवृत्ति नई कविता की नहीं है, जबकि ए, बी और सी याद रखिएगा कि ये नई कविता की प्रवृत्तियां हैं। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूत की सच्चाई और बुद्धमूलक यथार्थवादी दृष्टि और जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, ये जो है प्रवृत्तियां, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, है ना, इसलिए हम दोहरा रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल, नया शिल्प विधान है। सन 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता हो गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता नाम दे दिया गया है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जीवन के प्रति आस्था है, अनुभूत सच्चाई और बुद्धमूलक यथार्थवादी दृष्टि है, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण है, नास्तिकता है, याद रखिएगा, नास्तिकता की जगह आस्तिकता आ सकता है, तो नास्तिकता है ना कि आस्तिकता है नई कविता में, है ना। फिर है अति बौद्धिकता, छठा है भोगवाद और वासना, ये देखने को नई कविता में मिलता है। नई कविता के प्रमुख कवि, उनके रचनाएं देख लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, चकित है दुख, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, जगदीश गुप्त का नाव के पांव, शब्ददंश इम्पोर्टेंट है, हेमबद्ध, आदिम एकांत, शमशेर बहादुर सिंह का, इनकी भी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास बात बोलेगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ भी 3 प्रवृत्तियाँ नई कविता की होंगी, एक नहीं है। ये जितनी भी प्रवृत्तियाँ आ रही इम्पोर्टेंट है, कहीं एक जगह नोट कर सकते हैं। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता है, या फिर जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि है, जीवन के प्रति आस्था है, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसकी भोगने की लालसा है। तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता यही नहीं है प्रवृत्ति, और ये 3 प्रवृत्तियाँ इनकी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है, धूमिल की रचनाएं हैं। धूमिल की कौन कौन रचनाएं हैं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, यही इनकी है, सबको पता होगा। दूसरा है शहर अब भी संभावना है, एक अनंत पतंग, अशोक वाजपेयी का भी हम लोग देखें। प्रस्थान और प्रवाद, ये नरेश मेहता का है। चांद का मुख टेढ़ा, एक साहित्यिक, ये मुक्तिबोध का है, यानी कि यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघुमानों की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं? लघुमानों की धारणा नई कविता को कहा गया है ना, किसने कहा था लघुमानों की धारणा नई कविता को? विजय देव नारायण शाही ने कहा था ना, कल आया था। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लघुमानों की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघुमानों की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञे ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो 1975 के बाद कविता लिखी गई है उसको समकालीन कविता कहा गया है, याद रखिएगा। यहाँ कुछ पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। सन 1975 ईस्वी के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम से जाना जाता है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक
समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। नई कविता का आरंभ 1954 में बार बार ये आ रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है तो याद भी हो जाएगा। जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता के संबंध में नहीं है। तो एक कवि जो है नई कविता के संबंध में नहीं है। यहाँ पे जो है आंसर दिया नहीं गया है ना, आयोग ने शायद इसे गलत माना हो। कुंवर नारायण, अजीत कुमार, नेमीचंद और दुष्यंत कुमार। चलिए यहाँ पे कुछ जो है व्याख्या दी गई है उसको देख लेते हैं। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है ना, जबकि हम लोगों को जानना चाहिए कि नई कविता का संबंध किन किन कवियों से रहा है। अगर रहा जान जाएंगे, जो नहीं रहा वो अपने आप पता। नेमीचंद जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा है। नेमीचंद जैन का नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। ठीक है। जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार और दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से है। नेमीचंद जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है, ये सबको पता होगा। अमूने गृह प्रवाह जो है तार सप्तक के कवियों में नेमीचंद जैन आते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? तो अचानक, हम फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण की रचनाओं में चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम आता है। और दुष्यंत कुमार की रचनाएं जो हैं आवाज़ों के घोरे, सूर्य का स्वागत, चलते हुए वन का वसंत। अगला क्वेश्चन है कि सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सोए पलाश दहकेंगे ये है नचिकेता का, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति किस रचयिता की है? तो ये जो है धूमिल की है, फिलहाल सुदामा पांडे धूमिल की है। जो ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है संसद से सड़क तक से ली गई हैं कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच।